जैन दोस्तों, आप सभी को अंकुर क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम हिंदी की प्रैक्टिस करवा रहे थे, आज हम भी अपना वही टॉपिक पे आते हैं, तो हिंदी की प्रैक्टिस ही करवाते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद है, जो सही संधि विच्छेद है, जो सही संधि विच्छेद है। तो उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद हमको किसका बताना है? तो सुक्ति, सुक्ति का संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए आता हमारा सु प्लस उक्ति, दूसरा था हमारा सा प्लस उक्ति, सी नंबर पर आता है सा प्लस उक्ति, और लास्ट आता हमारा सु प्लस ती। तो सुक्ति का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सु प्लस उक्ति। ऑप्शन बी है सा प्लस उक्ति, और सी पे आता है सा प्लस उक्ति। लास्ट ऑप्शन आता है सु प्लस ती। तो सुक्ति का संधि विच्छेद होता है सु प्लस उक्ति। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। वर्ण विच्छेद है। तो वर्ण विच्छेद हमको किसका करना है? तो हमें कृपण का वर्ण विच्छेद करना है, कृपण। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला आता है हमारा करी प्लस पा अड़ा। ऑप्शन बी आता है हमारा क प्लस ऋषि प्लस प प्लस अ प्लस अड़ा। ऑप्शन सी आता है हमारा क प्लस ऋषि प्लस प और आ अड़ा प्लस आ। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा क प्लस ऋषि प्लस प प्लस आ अणा प्लस आ। तो कृपण का सही वर्ण विच्छेद है। तो कृपण का वर्ण विच्छेद आता है हमारा करी प्लस पा प्लस रा। तो ये तो हमारा हुआ ना क प्लस ऋषि प्लस पा आ रा। हर एक व्यंजन के साथ स्वर होता है, तो जब व्यंजन को तोड़ेंगे तो व्यंजन हमारा आधा ही निकलेगा जब साथ में स्वर मिल रहा है। तो क प्लस ऋषि प्लस प्लस, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क प्लस ऋषि प्लस पा प्लस आ अड़ा और आ। तो कृपण का वर्ण विच्छेद ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, उस विकल्प का चयन करें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। वाक्य हमारा क्या है? वाक्य है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है या होता है? तो क्या होता है? अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन आता है हमारा ए सबका नाम बी आता है दूसरों का नाम ऑप्शन सी आता है अपना नाम
अपना नाम। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा संबंध का नाम, संबंध का नाम, संबंध का नाम। तो उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। तो वाक्य हमारा है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? ऑप्शन ए आता है हमारा, बी आता है, सी, डी आता है हमारा। तो अल्प विराम का चिन्ह, तो अगर ए की बात करें तो ये हमारा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो ये हमारा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। दूसरा आता तो विस्मयादि बोधक, सी नंबर में आता पूर्ण विराम। तो ऑप्शन डी हमारा होगा अल्प विराम, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है वाक्य को समाप्त करने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन आता है हमारा अल्प विराम, बी आता है उपविराम, ऑप्शन सी आता है पूर्ण विराम, और ऑप्शन डी आता है विवरण चिन्ह। तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्ण विराम। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो बाजार खुल गया है, बाजार खुल गया। तो जो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था उसके पूर्ण है। तो बाजार खुल गया वाक्य हमारा पूरा हो गया। इसको समाप्त करने के लिए हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए था कृतज्ञ, बी आता है कृतज्ञ, और ऑप्शन सी आता है परोपकारी, कृतज्ञ परोपकारी, और लास्ट ऑप्शन आता है धर्मज्ञ। तो वाक्यांश हमारा उपकार को मानने वाला, तो एक शब्द होता है उपकार को मानने वाला। अगर बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ किसको बोलते हैं? तो किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, किए गए उपकार को नहीं मानने वालों को कृतज्ञ बोलते हैं। और परोपकार की बात करें, दूसरों की
दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों की भलाई करने, दूसरों की भलाई करने वाला। और तीसरा था धर्म, जो किसी धर्म से संबंध रखता है, जो किसी धर्म से संबंध रखता है उसे बोलते हैं धर्मज्ञ। तो उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ बोलते हैं किए गए उपकार को नहीं मानने वाले को परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। और धर्मज्ञ जो किसी धर्म से संबंध रखता है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, माँ ने पिताजी से, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, सामान मंगवाया। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तो हमारा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बी आता हमारा सकर्मक क्रिया। सी आता आज्ञार्थक। और लास्ट आती है हमारी प्रेरणार्थक। ऑप्शन लास्ट आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। एक होता है प्रेरित करता, दूसरा होता है प्रेरक करता। तो माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ काम करवा रही है पिताजी से, तो हमारी प्रेरणा दे रही तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? रचना कौन सी है? तो निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए आता है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ऑप्शन बी आता है हमारा कवित्र रत्नाकर, कवित्र रत्नाकर। सी ऑप्शन आता है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, लहरी। और लास्ट आता है हमारा काशी। तो निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास जी की रचना हमारी विनय पत्रिका है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में या निम्न में से विशेषण को पहचानिए, विशेषण को पहचानिए। निम्न में से विशेषण को पहचानिए। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता हमारा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। बी आता है उपासना, उपासना। ऑप्शन सी आता है आश्वासन, आश्वासन, आश्वासन। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अपेक्षा,
अपेक्षा। तो निम्न में से विशेषण को पहचानिए, इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? पहला आता है ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन और अपेक्षा। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऐतिहासिक हमारा विशेषण शब्द है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, अलंकार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आता है हमारा ए, ये आता है एक रम्य उपवन, एक रम्य उपवन या नंदवन था, एक रम्य उपवन या नंदवन था सुंदर। एक रम्य उपवन या नंदवन था सुंदर। अगला ऑप्शन आता है हमारा, ये है सरस ओस, ये है सरस ओस की बूंदे, ये है सरस ओस की बूंदे, है या मंजिल मोती, है मंजिल मोती। ऑप्शन सी आता है हमारा, वह दीप शिखासी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, शांत भाव में लीन। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा, ओस बिंदु चुक रही हैं, ओस बिंदु चुक रही हैं, चुग रही हंसनी मोती उनको जान, हंसनी मोती उनको जान। तो निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो एक रम्य उपवन या नंदवन था सुंदर। ऑप्शन बी आता है, ये है सरस ओत की बूंदे, मंजिल मोती, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। और लास्ट ऑप्शन ओस, ओस बूंदे चुग रही है हंसनी मोती उनको जान। तो एक रम्य उपवन या नंदवन था सुंदर, तो ये हमारा है उपमा अलंकार, ये हमारा है उपमा अलंकार। अगर ऑप्शन बी की बात करें, ये है सरस ओस की बूंदे या मंजिल मोती, तो ये हमारा संदेह अलंकार है। संदेह की सरस की बूंदे या मंजिल मोती, तो हमारा ये संदेह अलंकार है। ऑप्शन सी आता है, वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, तो ये भी हमारा उपमा अलंकार है। लास्ट ऑप्शन बचा हमारा कि ओस बिंदु चुग रही है हंसनी मोती उनको, तो ये हमारा है भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो आता है मध्यम पुरुष, बी आता है उत्तम पुरुष, ऑप्शन सी आता है अन्य पुरुष, अगर सी की बात करें तो अन्य पुरुष, और लास्ट आता है अति उत्तम पुरुष, अति उत्तम पुरुष। तो निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो हमारा ऑप्शन डी नहीं होगा, अति उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं होता है। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द कौन सा है?
या फिर रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द हमारे प्रतिदिन कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आता है हमारा उपसर्ग, बी आता है प्रत्यय, ऑप्शन सी आता है कारक, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा अव्यय। तो प्रतिदिन कौन सा शब्द है? प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन हमारा अव्यय, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो इतना नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए आता है हमारा बादल। तो बादल का हम अगर लिखते हैं तो मेघ, दूसरा था वायु और समीर। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी आता है हमारा युद्ध। तो युद्ध में आता है संग्राम। युद्ध का होता है हमारा संग्राम और होता है समर। ऑप्शन सी आता है हमारा सहचर। लास्ट आता है मत्स्य। तो सहचर की बात करें तो सहचर होता है साथी, संगी और दोस्त। मत्स्य का होता है मछली और मीन। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प गलत है? नंबर आता है बादल, मेघ, वायु, समीर, युद्ध का संग्राम, समर, सहचर का साथी, संगी, दोस्त, और मत्स्य का मछली और मीन। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा सही। वायु और समीर ये हमारे दोनों हवा के पर्यायवाची हैं। वायु और समीर ये दोनों हमारे हवा के पर्यायवाची हैं। तो हमारे मेघ, वायु और समीर की जगह लिख सकते हैं हम घन भी तो होता है बादल का। तो बादल का मेघ और घन। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हुआ। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है, छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? छंद हमारा कौन सा देखते हैं? करते अभिषेक पयोद हैं। करते अभिषेक पयोद हैं। बलिहारी इस वेश। करते अभिषेक पयोद हैं। बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मति सर्वेश की।
तो छंद है हमारा कर्तव्य विषयक प्रयोग है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तुषत ये सगुणमती सर्वेश की। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ये आता हमारा 15 से 13 के क्रम में 28। बी आता है पहले और तीसरे चरण में 12, पहले और तीसरे में 12। ऑप्शन सी आता है हमारा प्रत्येक चरण में 14, प्रत्येक चरण में 14। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रत्येक चरण में 15, प्रत्येक चरण में 15। तो जो हमने आपको छंद पढ़ाया था तो उसमें हमने ये भी बताया था कि गढ़ अगर पूछे तो गढ़ भी निकालना बताया था, गढ़ का सूत्र बताया था या माता राजवन सलगार, इससे हम गढ़ भी निकाल सकते हैं अगर मात्राओं को गिन के। तो करते अभिषेक प्रयोग है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तुषत ही सगुणमती सर्वेश की। इस छंद में कितनी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 15 से 13 मात्राओं के क्रम में है, तो टोटल हमारी 28 है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इधर नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ऑप्शन ए आता हमारा शिष्या, बी आता है हमारा दयामय, सी आता है शेरनी, और अगला ऑप्शन आता है हमारा परिचय। तो उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। अगर ऑप्शन ए की बात करें शिष्य, तो शिष्य को हम तोड़ के देखें तो शिष्य प्लस आ, ये भी बना है दया प्लस, सॉरी दया प्लस मय, और शेर प्लस नी, शेर प्लस नी, शेर प्लस नी। तो अगर परिचय की बात करते हैं तो परिचय हमारा, परिचय में मूल शब्द मतलब कि उपसर्ग तो है, मूल शब्द उपसर्ग तो है परि, प्लस जब पूरा तोड़ेंगे तो चे का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि प्रत्यय से नहीं बना शब्द है, तो हमारा परिचय, परिचय हमारा प्रत्यय से नहीं बना शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि रचनाएं, रचनाएं किस कवि की हैं? रचनाएं किस कवि की हैं? रचनाएं किस कवि की हैं? अगर रचनाएं किस कवि की हैं तो रचनाएं कौन सी? ये देखते हैं। पहली यदि चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद, काला और बूढ़ा चांद। अगली आती है पल्लव। तो ये रचनाएं किस कवि की हैं? तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आता हमारा सुमित्रानंद पंत, बी आता सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन सी आता है हमारा केदारनाथ, केदारनाथ सिंह, और लास्ट आता है अज्ञेय। तो चिदम्बरा, काला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये हमारी सुमित्रा नंदन
पंत जी की हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विलोम शब्द है, विलोम शब्द की दृष्टि से, विलोम शब्द की दृष्टि से उपयुक्त युग्म कीजिए। विलोम शब्द की दृष्टि से उपयुक्त या अनुचित युग्म बताइए या कीजिए। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आता हमारा बद्ध और नेक, बी आता है दुष्चरित और दुष्चरित्र का बताया गया है निश्चरित्र, निश्चरित्र। ऑप्शन सी आता है विस्तृत का संक्षेप, और डी आता है हमारा मधुर का कटु, मधुर का कटु। तो जो अनुचित युग्म है उसको पहचानना है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। दुष्चरित्र का निश्चरित ना हो करके होता है सच्चरित्र, सच्चरित्र। तो निश्चरित्र की जगह होगा सच्चरित्र। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है, भाषा संवर्धनी, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? सभा कहाँ स्थापित की गई है? स्थापित की गई है। तो भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन ए आता है देवरिया, ऑप्शन बी आता है प्रयाग, सी आता है अलीगढ़, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। तो भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई है? तो भाषा संवर्धनी सभा हमारी अलीगढ़ में स्थापित की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कब की गई थी? तो 1877 में। और संस्थापक इसके कौन थे? संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे इसके बाबू तोताराम, बाबू तोताराम इसके संस्थापक थे। तो भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलीगढ़ में सन 1877 में, और संस्थापक थे बाबू तोताराम। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एकत्र का विलोम शब्द, एकत्र का विलोम शब्द बताइए, विलोम शब्द बताइए। तो एकत्र का विलोम शब्द बताना है हमको, एकत्र का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन ये आता है हमारा एकता, बी आता है अनेकता, ऑप्शन सी आता है विकीर्ण, विकीर्ण, और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा संकीर्ण, संकीर्ण। तो एकत्र का विलोम शब्द बताना है हमको। अगर बात करें एकता की, तो एकता का होता है अनेकता, तो अनेकता का होगा एकता। विकीर्ण, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण, और संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि सकर्मक क्रिया में सकर्मक क्रिया में इनमें से सकर्मक क्रिया में
क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, तो सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए आता है हमारा कर्म पर, बी आता है कर्ता पर, कर्म पर हो गया, कर्ता पर हो गया। ऑप्शन सी आता है हमारा किसी पर भी नहीं। कर्म पर, कर्ता पर, किसी पर भी नहीं, और लास्ट में होता है क्रिया पर, क्रिया पर। तो सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन था कर्म पर, कर्ता पर, किसी पर भी नहीं है, क्रिया पर। तो सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता के होते हुए भी कर्म पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो क्वेश्चन है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा भोलेनाथ तिवारी, ऑप्शन बी आता है हमारा डॉक्टर धीरमा शरण सत्य, डॉक्टर धीरमा सत्य। ऑप्शन सी आता है जॉर्ज ग्रियर्सन, और लास्ट ऑप्शन हमारा आता है हरदेव बिहारी। तो साहित्य सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? तो ऑप्शन ए आता है भोलेनाथ तिवारी, बी आता है डॉक्टर धीरमा सत्य, जॉर्ज ग्रियर्सन और हरदेव बिहारी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, डॉक्टर धीरमा सत्य ने इस संयुक्त सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? अगर ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन आता है छत्तीसगढ़ी, बी आती भोजपुरी, ऑप्शन सी आती है बघेली, और लास्ट ऑप्शन होता है अवधी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली नहीं आती है। बिहार के भोजपुर नामक जिले के एक गांव से लिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि भोजपुरी हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो इतना नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है इनमें से कौन सा
कौन सा शब्द भाषण के लिए, इनमें से कौन सा शब्द भाषण के लिए सही विशेषण होगा, सही विशेषण होगा। तो इनमें से कौन सा शब्द भाषण के लिए सही विशेषण होगा? अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए आता है हमारे कड़कड़ाती, कड़कड़ाती। ऑप्शन बी आता है तेजस्वी, सी आता है ओजस्वी, सी ऑप्शन आता है ओजस्वी, और लास्ट ऑप्शन आता है तेज। तो लास्ट ऑप्शन होता है हमारा तेज। तो इनमें से कौन सा शब्द भाषण के लिए सही विशेषण होगा? तो अगर बात ऑप्शन ए की करें कड़कड़ाती, तो कड़कड़ाती होगा जोरदार, जोरदार। तेजस्वी का होता है हमारा तेज वाला, तेज वाला या फिर प्रतापी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, भाषण के लिए सही विशेषण होता है तो ओजस्वी। और तेज होता है हमारा द्रुतगामी, तेज का होता है द्रुतगामी। तो भाषण के लिए सही विशेषण होगा, तो भाषण के लिए सही विशेषण ओजस्वी होगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि फिसल पड़े तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का सही, लोकोक्ति का सही अर्थ है, फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ऑप्शन ही आता है हमारा मजबूरी में काम करना, मजबूरी में काम करना, मजबूरी में काम करना। ऑप्शन बी आता है हमारा नुकसान उठाना, नुकसान उठाना। और ऑप्शन सी आता है हमारा एक साथ दो काम करना, एक साथ दो काम करना, दो काम करना। और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आता है हमारा विपत्ति पड़ने पर, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर का स्मरण करना, मतलब कि ईश्वर को याद करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगे लोकोक्ति का सही अर्थ है तो मजबूरी में काम करना। बी आता है नुकसान उठाना। ऑप्शन सी आता है एक साथ दो काम करना। और लास्ट ऑप्शन है विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगे का सही अर्थ होगा मजबूरी में काम करना। नुकसान उठाना का अर्थ होता है हमारा, नुकसान उठाना का अर्थ होता है घर फूंक कर तमाशा देखना, घर फूंक कर तमाशा देखना, घर फूंक कर तमाशा देखना। और एक साथ दो काम करना का अर्थ होता है दो नाव में सवार होना, दो नाव में सवार होना। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मजबूरी में काम करना। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि लिंग बताइए, लिंग बताइए। तो लिंग बताना है हमको। ऑप्शन लिंग है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत का लिंग बताना है तो ऑप्शन ए आता है हमारा पुल्लिंग, बी आता है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी आता है उभयलिंग, उभयलिंग। और लास्ट ऑप्शन आता है अन्य। तो मनगढ़ंत का लिंग बताना है हमको। तो मनगढ़ंत होता है स्त्रीलिंग होता है, मनगढ़ंत हमारा स्त्रीलिंग होता है। अगर इसका अर्थ देखें तो अर्थ होता है कल्पित या मिथ्या बात, कल्पित या मिथ्या बात। तो मनगढ़ंत लिंग, मनगढ़ंत हमारा स्त्रीलिंग होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा ध्वनि की दृष्टि से, ध्वनि की निर्दृष्टि से निर्दृष्टि विशेषताओं में कौन सा
विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है? तो ध्वनि की निर्दिष्टताओं में विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए आता है हमारा ता। ता आता है अल्प प्राण और दंत से। ऑप्शन बी आता है हमारा मा, तो ओष्ठ और संघोष। ओष्ठ और संघोष। ऑप्शन सी की बात करें तो च आता है हमारा च, तालव्य। तालव्य और महाप्राण। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारा स। स के ख तो महाप्राण और व्यंजन। तो ध्वनि की निर्देशित विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? तो ता की बात करें तो ता हमारा एक तो दंत होता है, दूसरा अल्प प्राण होता है, माँ ओष और संघोष होता है। डी ऑप्शन आता है खा, तो महाप्राण और व्यंजन होता है। ऑप्शन सी सही होगा हमारा च। हमारा तालव्य तो होता है लेकिन महाप्राण ना होकर अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आता है हमारा विद्यापति। विद्यापति। ऑप्शन बी आता है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। सी आता है केशवदास। केशवदास। और लास्ट ऑप्शन आता है अज्ञेय। अज्ञेय। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका हमारे केशवदास की रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ये आते हैं मेरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी आता है हमारा गार्षा दत्तासी। गार्षा दत्तासी। और ऑप्शन सी आता है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। लास्ट आता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले लेखक हैं गार्षा दत्तासी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हड़ौती। हड़ौती बोली। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। उपभाषा के अंतर्गत आती है। हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आता है हमारा राजस्थानी। बी आता है बिहारी। ऑप्शन सी आता है कन्नड़। डी आता है पहाड़ी। तो हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है।
तो अड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो अड़ौती बोली पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए आता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बी आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और लास्ट आता है ऑप्शन हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक हमारा संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।